साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और मेरा नाम है अतुल शुक्ला। हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के पेपर को हम यहां पर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें आज हम करवाने वाले हैं 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ था उसके सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिटेल में आपको सॉल्व कराने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 40 से 50% जो प्रश्न होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही देखने को मिलते हैं। तो आगे जो आपका एग्जाम आने वाला है, कोशिश कीजिएगा कि सारे प्रीवियस पेपर आप लगा करके जाइए, चाहे वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो या फिर आपका आरपीएफ एसआई हो। और हम यहाँ पर दोनों पेपर, चाहे वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो उसके भी पेपर लगवाने वाले हैं, साथ ही साथ में आरपीएफ एसआई के भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। एक पेपर ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं और आज हम दूसरा पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 6 से हम शुरुआत करने वाले हैं। शुरू के 5 प्रश्न हम आपको लास्ट में बता देंगे, वो इस पीडीएफ में दिए नहीं गए हैं। प्रश्न नंबर 6 से हम शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि लगातार सारी वीडियो एसआई और कांस्टेबल दोनों की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एकेएफआई, एआईकेएफ, फीफा और बीसीसीआई। बताइए कौन सा इसमें से कबड्डी खेल से संबंधित है। सही आंसर आपका हो जाएगा एकेएफआई। जो एकेएफआई है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका जयपुर में देखने को मिलेगा। तो याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है और इसका मुख्यालय भी आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय एकेएफआई का मुख्यालय जयपुर में स्थित है और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। सिंपल सा प्रश्न है, आप सबको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। कुछ अन्य जानकारी आपको दे देते हैं। इसका जो पहला वार्षिक अधिवेशन था, पहला वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ पर, मुंबई में हुआ था। और पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम WC बनर्जी भी कहते हैं, इनके द्वारा पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय मुंबई में पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है। इनमें से कौन सा आणविक अखंड है। सही आंसर आपका ऑर्गन हो जाएगा। ऑर्गन जो है वो एक आपका आणविक अखंड है। अब ऑर्गन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। देखिए, तो और जो आपका ऑर्गन है ये आणविक अखंड का उदाहरण है। ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक आपका AR होता है। अभी हाल ही में SSC के एग्जाम में आपसे जो तत्व हैं उनके प्रतीकों के बारे में पूछ लिया गया था। तो जो ऑर्गन है उसका प्रतीक AR होता है, यह आपको याद रखना है। और यह वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस है। इसकी परमाणु संख्या 18 होती है, ये भी आपको याद रखना है। ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कौन सा ऐसा चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है एक दूसरे से। तो 10 डिग्री चैनल जो है, जो आपका 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होते हैं। हम क्षय रोग को ही टीबी रोग कहते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये आपका बैक्टीरियल की मतलब जो मेन कारण है वो आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की वजह से यह रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया की वजह से यह रोग हो जाता है। चलिए, अब इसमें आपसे बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जा सकता है। तो बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से यह क्षय रोग या फिर टीबी रोग होता है। और यह हवा से फैलने वाली बीमारी है। यह भी आपको याद रखना है कि यह बीमारी जो है वो हवा से फैल सकती है। और बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को हम क्या कहते हैं। तो घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में जब दो सतह आते हैं और दोनों सापेक्ष गति करते हैं तो उसे हम संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, कोलेरू झील जो है वो किस त्रिकोण में पाई जाती है। जो कोलेरू झील है वो किस त्रिकोण के अंतर्गत पाई जाती है। तो यह आपका गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। कौन से त्रिकोण में, गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में यह पाई जाती है। तो कोलेरू झील स्थित कहाँ पर है। तो कोलेरू झील जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह झील की अवस्थिति कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में है। कृष्णा नदी बहती है, गोदावरी नदी बहती है, इन दोनों के बीच में यह कोलेरू झील स्थित है।
और यह जो है एक मीठे मीठे जो पानी होता है, मीठे पानी की झील का उदाहरण है। ये सारी फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसमें मीठा पानी पाया जाता है। कोलारू झील में आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जा सकते हैं। अब लोकसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। लोकसभा में कुल 545 सीटें होती हैं। कितनी? 545 सीटें होती हैं। इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। ध्यान रहे, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था निष्प्रभावी कर दी गई थी। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और ये जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, इनको अब हटा दिया गया है। लेकिन आपसे ये प्रश्न जरूर बनेगा कि कितने सदस्य अब तक मनोनीत किए जाते थे? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, कुल 545 होते थे, लेकिन अब ये 543 हो गए हैं। ये क्योंकि ये जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, अब इनकी जो व्यवस्था है वो हटा दी गई है। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है, इसलिए ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के आपका पूरे इस प्रश्न की हिंदी कर दी गई है। तो याद रखिएगा, कितने दिन के पहले इसको जो है मतलब सूचित कर दिया जाएगा? तो भाई 10 दिन पहले उसको यह सूचित कर दिया जाएगा कि आपको अब जो है यहाँ पर लोकसभा में या फिर संसद भवन में आकर के काम करना है। ठीक है, तो 10 दिन पहले उसको काम करने के बारे में सूचित कर दिया जाएगा यदि उसको दोनों सदन में चुन लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया गया था। और ये 2 प्रकार की होती है कोशिका, आपको पता है, एक प्रोकैरियोटिक होती है और एक यूकैरियोटिक होती है। दोनों कोशिका के बारे में आपको याद रखना है। दोनों की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पर स्थित है? तो सबको पता है सारनाथ में जो है अशोक स्तंभ स्थित है। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रतीक है? तो अशोक स्तंभ जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, कहाँ पर? बनारस में। उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में स्थित है। इस स्तंभ का सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने इस स्तंभ का निर्माण कराया था। अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा बनाया जाने वाला फाइबर है? यानी कि लकड़ी की लुगदी पर जब रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है तो इस फाइबर का निर्माण होता है। ऐसा फाइबर कौन सा है? तो ये आपका रेयान हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। देखिए, तो रेयान लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा बनाया जाने वाला एक फाइबर है। याद रहे, रेयान एक निर्मित पुनर्जीवित सेलुलोज फाइबर है। ठीक है, यानी कि ये पुनर्जीवित जो है सेलुलोज फाइबर है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न बन सकता है कि रेयान कैसा फाइबर है? तो रेयान एक सेलुलोज फाइबर है। ग्रुप डी में काफ़ी डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के, इसलिए आपको डीपली पढ़ करके चलना है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो दीपा मलिक ने रजत पदक जो है ये जीता था। अब ये आपको याद रखना, उस टाइम के करंट अफेयर का यह प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये प्रश्न एज इट इज इसमें तो नहीं आने वाला है, लेकिन इस बार जो पैरालंपिक हुआ था या फिर इस बार जो आपके एशियन गेम्स हुए थे वहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो उसके लिए हम करंट अफेयर की अलग से वीडियो लाने ही वाले हैं, आपका वहाँ पर कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो जितने भी दक्षिण भारतीय मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। ठीक है, गोपुर कहें या फिर गोपुरम कहें, एक ही बात है। जो दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला शैली जो है द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत में जो मंदिर की वास्तुकला शैली होती है वो द्रविड़ शैली होती है। तो द्रविड़ शैली में मंदिरों के गेट को हम गोपुरम कहते हैं या फिर गोपुर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो ये सतत विकास को समझाता है, यानी कि विकास निरंतर होता रहता है। तो सतत विकास के बारे में यह जो है वाक्य कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, ये याद रखना है। सापेक्ष घनत्व होता क्या है? तो सापेक्ष घनत्व 2 घनत्वों का अनुपात होता है, इसलिए यह इकाई रहित होता है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। जब इसकी कोई इकाई नहीं होगी तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। जिसकी इकाई होती है उसका ही मात्रक होता है, और सापेक्ष घनत्व जो है वो 2 घनत्व का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है,
दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था, जो कि खिलजी वंश का शासक था। और ये जो दरवाजा है वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और ये वर्गाकार निर्मित है। याद रखना, ये जो आपका दरवाजा है ये वर्गाकार गुंबदनुमा एक द्वार है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। लाल बलुआ पत्थर से ये बना है। एक बार व्यापम में प्रश्न पूछा गया था, अलाई दरवाजा कैसे पत्थरों से बना हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से अलाई दरवाजा बना हुआ है। बर्फ का नमक का जो है मतलब कितने केल्विन तापमान पर बर्फ का नमक जमता है? तो ये आपका 273.15 केल्विन हो जाएगा। नॉर्मल सा प्रश्न है। तो बर्फ का जो तापमान होता है वो 273.15 केल्विन होता है। याद रहे, जो केल्विन है वो तापमान को मापने की इकाई है। ठीक है, तो केल्विन जो है वो तापमान को मापने की इकाई होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? यानी सबसे बड़ा झरना इनमें से कौन सा है? तो एंजल फॉल्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा झरना झरना है, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला में स्थित है। याद रखना, जगह का नाम याद रखना, वेनेजुएला में यह स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यह जलप्रपात ओरिनिको नदी की सहायक नदी जो आपकी कोरोनो नदी है, कोरोनो नदी पर यह स्थित है। नदी का नाम वैसे इतना डीपली पूछते नहीं है, सिर्फ इतना पूछते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो आपका एंजल फॉल्स सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये ओरिनिको नदी की सहायक नदी कोरिना नदी पर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय हो। ठीक है, सत्य की हमेशा विजय हो, यह इसका अर्थ होता है। मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सुशील कुमार जो है वो कुश्ती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, खेल खिलाड़ियों से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है? तो सुशील कुमार जो है वो कुश्ती से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो सबको पता भाई, नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है और यह एस्चुरी बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों अमरकंटक मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती हैं और ये दोनों नदी जो हैं वो आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये भी आपको याद रखना है। और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं या फिर कौन सी दो नदियां हैं जो उल्टी बहती हैं? तो ये आपकी दोनों नर्मदा और ताप्ती हो जाएंगी और दोनों जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा और इस्पात होता है? तो पिट्सबर्ग। कई बार आपने सुना भी होगा कि क्या ये आपका पिट्सबर्ग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहे और इस्पात का जो है निर्माण होता है? तो ये पिट्सबर्ग में सबसे ज़्यादा लोहे और इस्पात का निर्माण होता है। या कहाँ पर है? तो ये आपका अमेरिका का शहर है। पिट्सबर्ग कहाँ का? अमेरिका का शहर है। और अमेरिका इस्पात के उद्योग के इतिहास में अपनी भूमिका के लिए स्टील सिटी और पुलों के शहर दोनों के रूप में जाना जाता है। कौन सा? अमेरिका। और अमेरिका के पिट्सबर्ग में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर निर्माण होता है लोहे का। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में पूछा गया है। देखिए, इस वाले पेपर में दोनों पूछा गया था, विश्व का भी सबसे ऊंचा झरना पूछा गया था और भारत का भी सबसे ऊंचा झरना पूछा गया था। हालांकि इस पर हम दोनों पर शॉर्ट वीडियो में आपको उस झरने को दिखाएंगे भी। तो शॉर्ट वीडियो भी हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। जो आपके रेलवे में या फिर अन्य एग्जाम से प्रश्न आते रहते हैं उन पर एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको दिखा देंगे, जिससे कि वो प्रश्न हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे कि ये सारे वीडियो आप तक सही समय पर पहुंचते रहें। तो भारत का सबसे ऊंचा जो झरना है वो आपका शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो जिसे हम जोग प्रपात कहते हैं। नाम क्या है? शरावती नदी पर स्थित है, जोग जलप्रपात इसको हम कहते हैं। और ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में आपका ये झरना कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। यह मौलिक अधिकार में समानता का अर्थ है और ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है, आर्टिकल 14 में दिया गया है। आपसे आपके लिए हमने जो आर्टिकल वाली वीडियो बनाई थी, संविधान वाली टॉप 100 प्रश्न, ये सारे प्रश्न उसी टॉप 100 प्रश्न में से ही आ जा रहे हैं जो बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं। तो टॉप 100 प्रश्न वाली संविधान की वीडियो आपको जरूर देख करके जाना है।
ठीक है। तो संविधान के भाग 3 में 14 से लेकर के आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें कानून के सामने जो है सब लोग समान हैं। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया है। यहाँ से एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है कि अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध समुद्र तट है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा कराया गया था। ठीक है। तो महाबलीपुरम में जो समुद्र तट है यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं और इन सारे मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन के द्वारा ही कराया गया था। और इसमें सबसे प्रसिद्ध है महाबलीपुरम का रथ मंदिर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका भी निर्माण नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि इनमें से किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो इसमें सभी भारतीय, जितने भी भारतीय हैं, सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई आपको मनाही नहीं की जाएगी। और ये कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। 27 और 28 इन चारों आर्टिकल में बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन इन चारों आर्टिकल में किया है, 25, 26, 27 और 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल किस वजह से होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से। फेरिक ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है। और इस मिट्टी का निर्माण लेटेराइजेशन प्रक्रिया के तहत होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका लाल मिट्टी होती है इसका निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो लेटेराइजेशन प्रक्रिया के तहत इसका निर्माण होता है। और सर्वाधिक विकास अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर इसका सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है। लेटेराइजेशन प्रक्रिया के तहत इसका निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली सार्वभौमिक परिषद कब बनाई गई थी? तो 1893 में पहली सार्वभौमिक परिषद जो है इसका निर्माण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है? तो वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है दीर्घकालिक योजना। अब ये दीर्घकालिक योजना क्या होती है? तो देखिए, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ दीर्घकालिक योजनाओं से होता है। इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्र को एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, जिसका अपना लक्ष्य और उद्देश्य होता है, और इसी को हम दीर्घकालिक योजना कहते हैं। जिसकी प्राथमिकता दी गई है उसको एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? यानी कौन से स्थान पर, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, कौन से स्थान पर नर्तकी की जो है कांस्य प्रतिमा पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो में नर्तकी की नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा पाई गई है। ठीक है। अब ये मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, शुक्र अपने अक्ष पर कहाँ से कहाँ, मतलब किस दिशा में शुक्र अपने अक्ष पर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो है शुक्र ग्रह घूमता है। कैसे याद रखना है? तो पूप से याद रखना है। पूप, पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर शुक्र ग्रह घूमता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपको पता होगा भाई, शुक्र को सौरमंडल का जो है सबसे चमकीला तारा कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, सॉरी, सबसे चमकीला ग्रह जो है वो इसको शुक्र को कहते हैं। शुक्र को ही भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। ये भी आपको रखना है। शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये प्रश्न भी आगे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है सुरक्षा, यानी कि सबको समान सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को ज़्यादा सुरक्षा, मुस्लिम को सुरक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होता है उसमें सबको समान सुरक्षा दी जाती है। और ये भी बोला जाता है कि भाई आप जितने भी नागरिक हैं, आप लोगों को बिल्कुल अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किसी भी धर्म के आधार पर आपको असुरक्षित घोषित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय, ये आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न हो गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण होता है। ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निजी और सार्वजनिक दोनों मिलाकर के, यानी भारत में अगर आप देखेंगे तो जितने भी निजी प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी काम कर रही हैं, सरकारी कंपनियां हैं वो भी काम कर रही हैं, बराबर रूप से काम कर रही हैं। ठीक है। जबकि अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में केवल निजी जो कंपनियां होती हैं वो काम करती हैं, यानी प्राइवेटाइजेशन जो है वो अमेरिका में देखने को मिलता है। रूस में अगर हम बात करेंगे तो रूस में जो है वो केवल और केवल आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की वहाँ पर कंपनियां काम करती हैं, यानी सारा सब कुछ जो है वो सरकारी है। भारत से जब बोला गया कि आप कौन सी जो है इसको अपनाओगे, तो भारत ने कहा भाई हम मिश्रित अपनाएंगे, यानी कि हमारे यहाँ सरकारी
कंपनियां भी काम करेंगी और हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां भी काम करेंगी। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का योगदान देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, नीचे चला गया। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल कौन है? यानी कि राज्य का राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? कुल मिलाकर के यह प्रश्न है कि राज्य का राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो राज्य का जो राज्यपाल है वो कैबिनेट की सलाह पर कार्य करेगा। कैबिनेट जो उससे बोलेगी उसी की सलाह पर जो है राज्य का राज्यपाल कार्य करता है। जो राज्य का राज्यपाल होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो है एक मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो है कार्य वो वहाँ पर एक राज्य में करता है। जिस तरह से देश में राष्ट्रपति कार्य करता है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल कार्य करता है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा? सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? तो भाई सबको पता है माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 8848.86 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। जबकि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची केटू है, माउंट केटू है। और सबसे ऊंची कौन सी है? तो ये आपकी माउंट एवरेस्ट है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको याद रखना, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया सागर माथा कौन से मतलब शिखर का नाम है? तो माउंट एवरेस्ट का इस नाम सागर माथा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो ये अर्ध पद्मासन जो होता है उसे हम आधा लिली कहते हैं। ठीक है, आधा लिली को हम अर्ध पद्मासन के नाम से जानते हैं। अर्थात यह एक क्रॉस लैंड में बैठने की मुद्रा है। यह सामान्य मुद्रा है जिसका उपयोग ध्यान, प्रार्थना और उचित श्वास को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ये योग से आपका प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी? यानी कि अगर संसद कहती है भाई हम नहीं कह रहे हैं कि आप इस अध्यादेश को बढ़ाइए, तो इसकी अनुमोदन की अंतिम तिथि कितनी होगी? तो 6 महीने से ज़्यादा इसको नहीं मतलब लागू किया जाएगा। जब तक अगर संसद चाहे तो इसको बढ़ा सकती है, लेकिन अगर संसद कहती है कि नहीं हम नहीं बढ़ा रहे हैं तो लेटेस्ट कम से कम यह जो है आपका 6 महीने तक लागू होगा। और आर्टिकल 123 के द्वारा राज्यपाल के द्वारा यह अध्यादेश जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है, यानी जो पंचायत शैली है वो किस शब्द से संबंधित है? तो पंचायत शैली मंदिर से संबंधित है। यह भी आपको याद रखना है, जो पंचायतन शैली है वह मंदिर से संबंधित है। ठीक है, मंदिर की 3 शैलियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रमुख है। कौन सी? नागर शैली है, बेसर शैली है और द्रविड़ शैली है। और तीनों शैली के बारे में पहले भी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अगला प्रश्न है, आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किसकी कंपनी से जुड़ा हुआ है, यानी किस खेल से जुड़ा हुआ है? आर्टिस्ट जिम्नास्टिक। तो ये देखने में ही समझ में आ रहा है विश्व चैलेंज कप जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है? तो राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य परिषद को हम राज्यों की परिषद भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है विशेष रूप से राज्यों के हितों के लिए कार्य करती है, इसीलिए हम इसको राज्य की परिषद कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? माने कि अगर आपके देश में जो मुद्रा है उसकी तुलना अगर हम दूसरे देश से करते हैं, दूसरे देश की मुद्रा से कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहते हैं। जैसे कि अगर हम अभी बात करें तो अपना जो भारत का रुपया है और जो डॉलर है कहाँ का? अमेरिका का है। तो भारत का रुपया और अमेरिका के डॉलर में अगर विनिमय करना है तो भारत का लगभग 80-82 रुपये देंगे, तब अमेरिका का $1 मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहते हैं। बस इतना सा इसमें प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया था। अगला प्रश्न है, राइडर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो जो राइडर शब्द है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। ठीक है, तो कबड्डी खेल से संबंधित है आपका राइडर शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और कबड्डी खेल में ये प्रश्न पूछा था, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कौन से भगवान को यह समर्पित है? तो महादेव मंदिर ही आपको देखने को मिल रहा है, नाम ही आपको देखने को मिल रहा है। तो शंकर जी को, शिव जी को समर्पित है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो में स्थित है। खजुराहो कहाँ पर है? तो खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा धंगदेव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और यह वास्तुकला का आदर्श नमूना पेश करता है।
तो ये भी आपको पता चल गया कि कहाँ पर स्थित है, किसने इसका निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये भी आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो गया। तो वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा इसको जो है नियंत्रित किया जाता है। अब रिजर्व बैंक के बारे में ध्यान रखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1935 में। एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1934। ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है। आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं, सरकार का बैंक कहते हैं। नोट छापने का जो मुख्य जो है वो आपका आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। भारत में महंगाई को कंट्रोल कौन करता है? तो वो भी महंगाई का कंट्रोल भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। महंगाई को आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है ये पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, तो पुरानी वीडियो भी आपको देख लेना है। अब हम चलते हैं शुरुआत में, शुरू के 5 प्रश्न जो रह गए थे वो इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वो 5 प्रश्न कौन-कौन से हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम भूमि वाला क्षेत्र है? यानी कि आपको जो आपके महाद्वीप है, महाद्वीपों का नाम दिया गया था, पूछा गया था कि कौन सा सबसे कम भूमि क्षेत्र है। तो सबसे कम भूमि क्षेत्र जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा जो आपका महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो अभी आपको बताया था स्वतंत्रता के अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, जिनमें से एक आपका बोलने की स्वतंत्रता भी है। और प्रेस की स्वतंत्रता पिछले वाले पेपर में पूछा गया था, तो 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ये हमने आपको पिछले वाले पेपर में करा दिया था। इससे पहले भी एक पेपर ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो खजुराहो मंदिर है वो कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये हमने अभी आपको कराया था। खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर जिले के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत यह आता है, खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था, यदि तरल मीडियम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे मिश्रण को हम संपार्श्विक मिश्रण कहते हैं। अगर तरल मीडियम में केवल पानी है, यानी केवल पानी को तरल मीडियम में भरा गया है, तो ऐसे मिश्रण को हम संपार्श्विक मिश्रण कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था, किस मिट्टी ने भारत का अधिकांश भाग को कवर किया? यानी भारत के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह आपकी जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के अधिकांश भाग में पाई जाती है। लगभग 40% जो भूमि है भारत की वो जलोढ़ मिट्टी से घिरी हुई है। ठीक है, तो ये आपके 50 जीके जीएस के प्रश्न हो गए। इसके बाद में हम आपका रीजनिंग और मैथ की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। 18 तारीख के शिफ्ट 2 का पेपर इससे पहले करा चुके हैं, और ये आपका 17 तारीख का शिफ्ट 1 का पेपर हो गया। अगली वीडियो में हम 17 तारीख का शिफ्ट 3 और 18 तारीख का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 एक साथ में लेकर के आएंगे। लगभग 150 प्रश्न उसमें कवर हो जाएंगे। हमारा ये लक्ष्य है कि आपको जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल है उसके 1500 लगभग जीके जीएस के प्रश्न हम आपके पूरे मतलब कंप्लीट करा दें, जिससे कि बाद में आपको परेशानी ना हो और कहीं और आपको नहीं भटकना पड़े इन प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए। एक साथ में हम आपका लगभग 1500 पेपर आपके 1500 क्वेश्चन जीके जीएस के हम करा देंगे, और उसके बाद में रीजनिंग का भी करा देंगे। और आपका आरपीएफ एसआई के भी पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। आरपीएफ एसआई में भी लगभग 1500 जीके जीएस के प्रश्न हैं, उनको भी हम यहाँ पर कवर करा देंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे राकेश यादव सर का क्लास नोट्स आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आपको वहाँ पर मिल जाएगी, हिंदी के कई सारे नोट्स मिल जाएंगे, एसएससी के अब तक जितने एग्जाम हुए हैं वो सारे एग्जाम की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एक साथ में सारी आंसर की आपको मिल जाएगी। उन सबको आपको देख करके जाना है, क्योंकि टीसीएस ही आपका एसएससी का एग्जाम कराएगी और टीसीएस ही आपका आरपीएफ का एग्जाम कराएगी। तो लगभग जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं वो सारे पेपर वहाँ पर डले हैं, तो उसको भी आपको डाउनलोड करके एक बार देख करके जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।